अस्सलाम वालेकुम। है क्या? अभी तो सलाम किया मैंने। क्या कहाँ लिखना है? अच्छा देखते पहले दुकान तो खोलूं यार। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, सिला रमी के अलावा और क्या बात की थी मैंने कल? मैं हाँ हाँ अच्छा, अगर अभी आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो अभी के लिए या कल अपने अम्मा अब्बा के लिए आप या सास ससुर, चलो कभी तो होंगे ना, जल्दी होंगे जल्दी। कुछ घरों के अंदर ना जो बुजुर्ग होते हैं, नाना नानी दादा दादी, तो बूढ़े हैं तो बीमारियां भी होंगी, और पुराने दौर के हैं तो कुछ और खराबियां भी हो सकती हैं, कोई हुक्का बीड़ी और पान। तो फिर इसके अलावा जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो उसका मिजाज खराब इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह से बचपन में इंसान चीजें कम जानता है या उसके अंदर बेचैनी होती है, तो बूढ़ा होकर ना इंसान दोबारा डाउन शुरू हो जाता है, चीजें भूल जाता है। फिर उसने चूंकि एक अरूज देखा होता है, फिर डाउन होता है, जवानी देखी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो इन सारी मुश्किलों के साथ औलाद का काम यह है कि वो इन सब चीजों को अच्छी तरह एक्सेप्ट करे, बजाय इसके कि ये लड़ाई करने के अब्बू क्या जिद करते हैं, अम्मी क्या जिद करती हैं। इन बातों को एक्सेप्ट करे कि वो बूढ़े हैं, उनका मेंटल लेवल वो नहीं है जो पहले होता था, और आप उनसे लॉजिकल ग्राउंड्स पे बहस ना करें। खिदमत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब के बदले आपको अगर कोई मुश्किलें हो भी रही हैं तो होती रहें। इब्ने हिबान 559 सईदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ। तो अगर आपके घरों के अंदर अभी हैं बुजुर्ग और आपके अम्मा अब्बा उनसे तंग हैं और शिफ्ट होना चाहते हैं या उनको कहीं शिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस करें, क्योंकि आपके घर के अंदर बुजुर्ग मौजूद होंगे ना तो फिर अल्लाह की बरकत होती है। सवाल मैंने दिया था कोई, क्या बोला? ऐप को, हाँ फाइफो, मैंने फाइफो बोर्ड पे नहीं किया था, ऐप को किया था। अरे तो फाइफो कहते हैं, फाइफो कर देता। अच्छा चले हम कर देते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, P1, न्यू मटेरियल, कन्वर्जन। बस आंसर टैली करा रहा हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में ये तो नहीं आता। न्यू मटेरियल इसने पिछले महीने डल गया था, नहीं तो इस महीने आएगा। कितने यूनिट्स? 3000। कन्वर्जन 60%, 1800। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, ये तीनों के अंदर 25,000 आएंगे। और क्लोजिंग जी 4,000, 4,000, 2,000। एबनॉर्मल गेन 450, 450, 360, 28,550। जिन्होंने सवाल सॉल्व किया हो, यही सबका सब सही। कॉस्ट पर यूनिट में करंट पीरियड कॉस्ट 360, 120, 490। नॉर्मल लॉस की रिकवरी 7250, 352, 750। और इसको इससे डिवाइड करें तो 3, इसको इससे 2, 3।
ये भी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का पहले बीडी 75,000, फिर न्यू मटेरियल 3,000 इंटू ये 1,800 इंटू ये, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 25,000 इंटू ये सारे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 इंटू ये 4,000 इंटू ये और 2,000 इंटू, और एबनॉर्मल गेन पॉइंट 5 मैंने लिखा था, और P1 वाले कॉलम में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के जो मैंने लिखा रहा था पॉइंट्स, उसमें पॉइंट 5 लिखा था मैंने। न्यू मटेरियल में क्यों काटा? न्यू मटेरियल में क्यों काटा लगाया? क्योंकि नया मटेरियल डलने से पहले लॉस है, तो अभी उसमें नया मटेरियल तो डला ही नहीं है, कन्वर्जन जैसे पहले करते हैं। P1 ये मैंने नहीं बताया था। अच्छा, अब ना मैं करने ये लगाऊं कि P1 में क्या लिखना है ये समझाने लगाऊं, लेकिन है ये काफी ऊंची बात, नॉलेज के लिए समझाऊंगा। जो कमजोर दिल हजरात हैं वो टेंशन ना लें, एंड क्या करना है वो भी बता दूंगा। तो मैं ये अब जो भी बताने लगाऊं ना, ये नॉलेज के लिए है। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और उस सारे नॉलेज को मैं फिर एक फार्मूले में समेटूंगा, और वो फार्मूला फिर आपको जो पेज और खाली छोड़ा हुआ है वहां लिखवा दूंगा। तो अभी इस वक्त जो डिस्कशन चलने लगी है वो मेनली नॉलेज के लिए। बताऊं ये अगर नोट करना हो किसी ने तो मर्जी है, कर भी लेंगे तो भूल ही जाना, कल को याद कौन सा रहना है। पॉइंट 5 जो लिखवाया था ना वो समझाने लगा। अच्छा, कैसे पता चलता है? प्रोसेस 2 का सवाल है, सवाल में बताया होता है प्रोसेस 2 का सवाल है। ये कैसे पता कि ये केस 1 2 न्यू मटेरियल की क्वांटिटी दी है तो केस 2 है? ये कैसे पता चलता है कि FIFO है वेटेड एवरेज है? सवाल में बताया होता है। अच्छा, जिस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है वो FIFO नहीं है भाई, वो FIFO FIFO का लफ्ज ही नहीं जरूरी है वहां पर। तो जिस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं तो फिर FIFO FIFO की टेंशन ही कोई नहीं है। या फिर भी चलें आप कोई नाम उसको देना जबरदस्ती चाह ही रहे हैं तो FIFO कह लें, लेकिन असल में वो FIFO FIFO नहीं है। जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है तो फिर FIFO FIFO किस बात का? ये पूछनी थी आप। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है ना सवाल में तो फिर FIFO FIFO का मतलब ही नहीं बनता। फिर भी अगर FIFO FIFO ना जाने बगैर सुकून नहीं है तो आप FIFO याद कर लें कि वो FIFO है। प्रोसेस 2 में कच्ची बूटी आई, डाल लेते हैं 12,000 किलो, और ये ले लेते हैं 3 लाख रुपए पर किलो। क्या बना है? ये 25 रुपए पर केजी बना। अच्छा, इसमें मजीद जो मसाला ऐड किया यानी न्यू मटेरियल वो डाल लेते हैं 4,000 किलो, और ये ले लें 60,000 रुपए का। तो ये कितने रुपए पर किलो पड़ रहा है? 15 पर किलो। और कन्वर्जन ले लें 1 लाख रुपए। और ये न्यू मटेरियल ऐड होता है व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट। अच्छा, क्लोजिंग कोई नहीं है, लॉस सारा ये नॉर्मल है 1500 किलो, और ये थे 30% कंप्लीट। आउटपुट कितना बना? मजेदार रोटी, मसाले वाली चटपटी। हाँ जी, कितने किलो बने? 14,500। नॉर्मल लॉस कोई नहीं है, 1500 किलो जो जाया हुए वो सब एबनॉर्मल ही है, क्लोजिंग भी कोई नहीं है। ईपी बनाते हैं। P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 14,500 तीनों में। एबनॉर्मल लॉस इधर 30% कितने? 450। यहाँ नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इनमें भी मसाला डला ही नहीं है। इधर लिखने चाहिए P1 कॉलम में एबनॉर्मल लॉस कि नहीं?
मसाला नहीं डाला इनमें, बोटियां तो है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ जी आने चाहिए। ये हो गया 16,000, ये 14,500 और ये 14,950। अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग तो है कुछ नहीं, तो बस करंट पीरियड कॉस्ट 3,60,000, 1,00,000 और डिनोमिनेटर ये है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या बन गई? 18.75, 4.14, 6.69। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। जो लोग देर से आए हैं या होश में देर से आए हैं, ये मैं बता क्या रहा हूं, जो कल आपको 0.5 लिखवा दिया था, ये वही वाला 0.5 मैं आपको समझा रहा हूं। कल मैंने उसमें एक जगह खाली छोड़ी हुई थी, उसको समझा रहा हूं। और ये सारी बातें नॉलेज के लिए हैं, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गहरी बात है ये। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 14,500 इंटू 18.75 भी, 4.14 भी, 6.69 भी, चले वो तो कर ही लेंगे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस P1 1500 इंटू 18.75, न्यू मटेरियल तो इस पे लगा नहीं है, कन्वर्जन 450 इंटू 6.69। पहले ये देख ले मैंने किया क्या है, फिर बताता हूं कि पॉइंट ये सब हो क्या है। हाँ जी, क्या किया है? जैसे पहले करते हैं नॉर्मली वैसे किया। अच्छा जी, अब इसमें मसला बताता हूं। ये मैंने पहले की थी बात, दोबारा कर रहा हूं। ये कच्ची बोटियां तो 25 रुपए किलो थी, मसाला 15 रुपए किलो था, तो अब ये मसाला 4 रुपए किलो कैसे रह गया? ये मसाले के 1 किलो का 15 रुपए का रेट है, ये मसाले का 1 किलो नहीं है, ये चटपटी बोटियों के 1 किलो में इतने रुपए का मसाला है। ये 1 किलो 25 रुपए है इस कच्ची बोटी का। जब उस पे मसाला लग गया है तो फिर ये उस मसाले लगी बोटी के 1 किलो में चिकन की कॉस्ट है। ठीक है, 25 और 18 में फर्क है। ये जो 1500 किलो आए हुए हैं, ये दुनिया से फीके ही चले गए हैं या मसाला चख के गए हैं? कैसे पता? तो जब ये 1500 किलो फीके ही चले गए हैं, तो ये चटपटी बोटी के 1500 किलो है या कच्ची बोटी के 1500 किलो है? कच्ची बोटी है। तो इस पे ये रेट लगाना ठीक है। ये 18 रुपए तो तब की बात थी कि ये जो आउटपुट है, इसके 1 किलो में इतने रुपए की बोटी, इतने रुपए का मसाला, इतने रुपए कन्वर्जन। ये जो अभी इन 1500 किलो की बात कर रहे हैं, ये 14,500 और 1500, क्या फर्क है इनमें? ये कंप्लीट मसाला लगी बोटी है, ये कच्ची बोटी है, तो इसके ऊपर ये रेट नहीं लगना बनता। क्या लगना बनता है? कुछ भी नहीं। ये 1500 किलो कौन से हैं? ये कच्ची बोटी ही है, ये 25 रुपए वाला ही है। अरे तो कन्वर्जन तो लगी है, कन्वर्जन से तो इनकार नहीं है, कन्वर्जन तो है, वो लिया है ना, लेकिन कच्ची बोटी है बस, या मसाला भी ऐड हो गया? तो मसाला नहीं ना ऐड हुआ, तो ये तो मसाला लगी बोटी का रेट था, ये मसाला लगी बोटी तो नहीं है, तो सारी कच्ची बोटी है। तो इसलिए इस पे 18 की बजाय यही 25 यूज होना चाहिए।
पहले तो 25 हजम होगा तो अगली बात आएगी। है जी, नहीं हो रहा हजम है? अरे पहले 25 की बात तो हजम करें ना। 25 वाली बात ओके। जो लोग भी सुनना चाह रहे, अच्छा कमजोर दिल लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वो अपना अपना काम करें, बिजी रहे। 25 रुपए जो सुन रहे हैं, जो जाग रहे हैं, जो जिंदा हैं, 25 रुपए वाली बात ओके कि नहीं? क्यों ओके? क्योंकि ये कच्ची बोटी है, ये मजे वाली बोटी तो है ही नहीं। ये 1500 का 1500 किलो वही फीकी बोटी है, तो वो तो 25 रुपए किलो थी। ये 18 रुपए किलो वो ये वाली बोटी नहीं है। जब इसमें मसाला ऐड हो जाएगा, वो जो आउटपुट होगा ये उसमें चिकन का रेट है। यानी वो जो 1 किलो मसाला लगी बोटी है उसमें शायद 1 पाव ये है, 3 पाव ये है। पाव है? हाँ। तो ये हमने जो रेट निकाला है ये इन पे लगाना तो सही है, इस पे लगाना नहीं बनता, इसलिए ये 18 की जगह 25 वाला रेट लगेगा। ये बात ठीक है या नहीं? ओके 25 ओके कि नहीं? नहीं क्या इख्तलाफ है जी? ये आप रिपीटर वाली बात कर रहे हैं। 25 हाँ जी मर जाएगा यार किसी दिन हंसते हंसते। 25 रुपए ओके। अच्छा यहां ठीक है 18 रुपए, या यहां भी गलत है? यहां ठीक है क्यों? है किधर? अच्छा चले ठीक है। अगर ये जानना हो कि इस कैंपस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको फोटोकॉपीज बांटी गई हैं, तकरीबन सबको बराबर, चलो पर स्टूडेंट कितना खर्चा पड़ा फोटोकॉपी का, तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट, जितने पाकिस्तान में नहीं जितने इधर कॉलेज में। क्यों उनसे क्यों डिवाइड? क्योंकि ऊपर खर्चा कौन सा लिया हुआ है, जो उन्हीं के ऊपर कॉपीज बांटी है। लेकिन अगर ये जानना है कि नहीं कॉस्ट की क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पर स्टूडेंट कितना खर्चा पड़ा, तो अब डिनोमिनेटर में सिर्फ इसी क्लास के स्टूडेंट्स आने चाहिए, बाकी क्लासेस वाले क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानना ही ये चाह रहा हूं कि जो इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर यूनिट कॉपी का खर्चा क्या पड़ा। तो हमने ये वाला जो रेट निकाला है 18.75, ये क्या हमने इस 18.75 को इधर इस्तेमाल करना है, इन 1500 के लिए इस्तेमाल करना है? जब इनके लिए इस्तेमाल ही नहीं करना तो इसकी कैलकुलेशन में हम इसके यूनिट्स ही क्यों यूज करें? दोबारा ये जो 18 रुपए का रेट निकाला, ये 18 रुपए का रेट हमने इधर 1500 से मल्टीप्लाई करना है? नहीं, इनसे करना है। हाँ तो इनके लिए ये इस्तेमाल होना है, इसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होना है। तो फिर 18 रुपए की कैलकुलेशन करते हुए ये जो 16,000 लिखे हैं इनमें ये 1500 भी तो है। तो जब इनके लिए ये रेट है ही नहीं तो इस रेट की कैलकुलेशन में इन यूनिट्स को लिखें ही क्यों? तो यहां पर इनके यूनिट्स को नहीं लिखना। तो कल जो खाली जगह छोड़ी थी वहां क्या करें, कांटा लगा लें। नहीं इनकी कुर्बानी तो एक्स्ट्रा है ना, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल है। क्या जो हम रेट यहां निकालने लगे हैं ये रेट इन 1500 के लिए इस्तेमाल होना है? तो जब ये रेट इनके लिए इस्तेमाल होना ही नहीं है तो इस रेट की कैलकुलेशन में फिर हम 1500 यूनिट को क्यों इस्तेमाल करें? जब जो रेट कैलकुलेट होने लगा है ये है ही सिर्फ इनके लिए वो रेट नहीं है, तो फिर इस रेट को कैलकुलेट करते हुए हम 1500 से डिवाइड क्यों करें? अगर हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि इस क्लास के स्टूडेंट को जो कॉपीज बांटी गई हैं उन पे कितना खर्चा है पर स्टूडेंट, एमएफए की क्लास नहीं वो नहीं जानना, लॉ की क्लास नहीं वो भी नहीं जानना, सिर्फ कॉस्ट की क्लास में, तो फिर डिवाइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से लेने हैं? सिर्फ कॉस्ट के ना, क्योंकि जो रेट जानना चाह रहे हैं वो लॉ वाले बच्चों के लिए नहीं इस्तेमाल करना, तो फिर डिवाइड भी सिर्फ कॉस्ट के स्टूडेंट से करना चाहिए। तो हमने ये जो आंसर निकलेगा इस आंसर को इधर इस्तेमाल करना है, इन 1500 के लिए इसको यूज करना है। तो जब 1500 के लिए इसको यूज ही नहीं करना तो इसकी कैलकुलेशन में फिर 1500 हम क्यों लें? तो इसलिए हम यहां 1500 नहीं लिखेंगे। यहां तक ये 25 रुपए वाली बात ओके, ये 1500 यहां नहीं आएंगे, ये बात भी ओके। तो ये बन गया 14,500, ये बन गया 14,500 और ये बन गया 20.69। इसका मतलब है कि ये गलत है, इसकी जगह आना चाहिए 20.69। यहां तक ओके? नहीं अभी भी गलत है। अब बोलो, रिपीटर तो नहीं? अच्छा बोलो। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये जो रिपीटर बच्चे हैं ना, बीवी मेरे बच्चे ही हैं, बेइज्जती करना नहीं मकसद है। मैं असल में जो नहीं फील ना करे हैं? अरे नहीं यार शर्म नहीं महसूस किया करे, इतनी शर्म होती तो यहाँ बैठे होते आके।
अच्छा नहीं देखिए, मैं जो कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहा होता ना, तो वो मैं असल में सिर्फ रिपीटर्स को इसलिए मना करता हूँ कि उनको वो सस्पेंस पहले ही पता है, तो इसलिए मैं जवाब नहीं ले रहा। अब बताओ क्या पूछना। हाँ जी बताओ। यही क्या करते थे? कभी भी नहीं। जाने दे, बताओ कौन से सवाल में किया ऐसा, करो बताओ। देखो हाँ जी मैं कह रहा हूं ये 20.69 अभी भी गलत है। 20.69, अच्छा 18.75 क्यों गलत है? क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में ये 1500 इस्तेमाल किए नहीं होने चाहिए, निकाल दिए, 20.69 आ गया, लेकिन ये भी गलत है। हाँ जी, अगर ये जानना होता कि पूरे कॉलेज में जितने बच्चों को कॉपीज बांटी वो पर स्टूडेंट खर्चा कितना है, तो फिर सारा खर्चा डिवाइडेड बाय सारे स्टूडेंट्स। लेकिन अगर सिर्फ जानना है कि कॉस्ट के स्टूडेंट्स के लिए पर स्टूडेंट कॉपी का खर्चा क्या पड़ा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? सारा खर्चा, या सिर्फ कॉस्ट वाले बच्चों का। तो अब वो लॉ में जो कॉपीज बांटी थी वो क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनके लिए हम नहीं निकालने लगे पर यूनिट कॉस्ट। तो ये जो 12,000 किलो आए थे 25 रुपए वाले, इन्हीं 12 में से तो ये 1500 हो गए हैं। ये 12,000 किलो में से ही तो ये 1500 खराब हुए ना, तभी तो इसने 25 वाला रेट लिया है। तो इस 3 लाख रुपए के अंदर इन 1500 की कॉस्ट नहीं है। तो जब हम डिनोमिनेटर में 1500 ही नहीं ले रहे, तो फिर ये 3 लाख भी नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए इसकी जगह? क्या लेना चाहिए इसकी जगह? हमें इन 12,000 किलो में से जब 1500 किलो लेने ही नहीं, तो फिर उनकी कॉस्ट भी 3 लाख नहीं लेनी चाहिए। 12,000 में से 1500 गए, बाकी क्या रह गए? 12 में से 1500 वो हैं, बाकी 10,500, उसको करें 25 से मल्टीप्लाई, 262। अब ये सही है और अब पर यूनिट बनेगी 18 पॉइंट। ये अब हुई है बात पूरी, अब पक्की वाली पूरी। हाँ भाई जाना है कहीं? हाँ क्यों? बस हो गई? तो आगे क्या करो यार, सीवीपी पढ़ाऊंगा तो मौत हो जाएगी फिर तो। कोई वेरिएंस पढ़ाना है, अभी सीवीपी पढ़ाना है, अभी कंटिन्यू शटडाउन पढ़ाना है। ओए ओए ओए, रेलेवेंट कॉस्टिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 बोलो बेटे। देखिए कन्वर्जन तो कोई फिजिकल चीज नहीं है ना, कन्वर्जन तो इन पे भी खर्च लगा ही है, इन पे भी कुछ ना कुछ खर्च लगा है। तो ये जो 1500 किलो खराब हुए हैं, ये इतनी तो जिंदगी गुजार के गए ही थे, इतनी देर तो इन पे कन्वर्जन लगी थी। ऐसा तो नहीं कि इन पे कन्वर्जन ही नहीं लगी, फौरन नहीं हुए ना। वो जो 1500 हैं वो इतना टाइम तो गुजार के गए हैं, तो इतना टाइम गुजारा है तो इन पे फिर कन्वर्जन तो लगी है। इसीलिए तो हमने इधर 450 रखे हैं। नहीं इनको नहीं चार्ज कर रहे, ये अपनी कन्वर्जन का हिस्सा खुद ही लेने यहां पर आए हैं। कन्वर्जन कॉस्ट 1 लाख रुपए इन पे भी हुई है, इन पे भी हुई है, इसलिए ये खर्चा इन पे भी है, इन पे भी है, तो डिनोमिनेटर में दोनों आएंगे। ये थोड़ी ज्यादा गहरी हो रही है बात। कन्वर्जन कॉस्ट इन दोनों पे आई है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में इन दोनों को लेना है हमने। ये इधर 1500 इसलिए नहीं लिखे कि जो इसका आंसर निकलना था वो हमने उन 1500 पे नहीं यूज करना था, तो इसलिए इसको कैलकुलेट करवाने में इनको भी नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन ये 6.69 किया इस्तेमाल जी। इसको जरा ठंडे दिमाग से ना सोचने की कोशिश करना, क्योंकि जो बात आप पूछना चाह रहे हैं वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के अंदर भी ऐसे ही है। उसमें भी तो हमने थोड़ा थोड़ा सा कन्वर्जन पे काम किया होता है ना, उस पे भी हम पर यूनिट कॉस्ट में कन्वर्जन निकालते हुए इसके यूनिट्स लिखते ही हैं। पहले भी लॉसेस निकालते हुए कन्वर्जन कॉलम में परसेंटेज के हिसाब से लिख रहे होते हैं। तो कन्वर्जन वाला काम ये पुराना वाला ही हो रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। क्लास के बाद पूछना, क्लास के बाद वो वाला काम ना हो जाए जो कल हो गया था। हाँ जी अच्छा ये सवाल मैं आपका समझ गया हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं। सवाल आपका बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये आवाम के लिए नहीं है, आवाम परेशान हो जाएगी।
क्लास के बाद लाजमी पूछना है जी। नहीं 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 नहीं, अच्छे से फायदा कोई नहीं होगा आपको, देख लें हैं? हाँ ये ना, ये भी जाए और वो भी ना आए। और अच्छा ये पहले मैं कंक्लूड कर लूँ ना, फिर जवाब देता हूँ उसका। ये 18 की जगह 25 होना चाहिए। ओके, फिर जब हमने इस 18 को कैलकुलेट करना है तो इसमें हमने यहाँ 1500 यूनिट्स नहीं लेने, और जब ये 1500 यूनिट्स नहीं लेने तो फिर यहाँ पर 3 लाख भी नहीं लेना। ये सारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब ये समझ आया या नहीं आया, मैं आपको सवाल के करने के काबिल बनाने के लिए फार्मूले बना के ना अंग्रेजियां लिख देता हूं, ताकि जिनसे हो गया वो भी और जिनको समझ नहीं आया वो भी फिगर्स तो कैलकुलेट करने के काबिल हो ना। अब ये जो सारा कुछ मैंने बताया है, अगर किसी ने इसमें कुछ नोट करना है अगर, तो वो कर ले, नहीं तो कोई मसला नहीं है। नोट कर भी लेंगे तो क्या किया ये नोट, कल को क्या पता चलेगा क्या किया। फिर भी अगर कोई साथ साथ कर रहा था तो वो अपने लिए ना कुछ इसमें लिखे, कमेंट्री कोई ऐसा जुमले 1-2 लिख लें जो आपको पता चले बाद में कि क्या है। अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख लें, लेकिन सिर्फ ये नोट करना काफी नहीं है। जो मैंने इसमें सारी बातें बताई हैं वो भी कोई 2-3 जुमले लिखें जो आपको बाद में फायदा भी दें। नहीं लिखने तो फिर नहीं नोट करें इसको। ये बात समझ आई ना? अच्छा ये बात सबको सुननी जरूरी भी नहीं है। एक बच्चे ने सवाल ये पूछा है, जिसको इंटरेस्ट है बस वही सुने, कि अगर ये 1500 किलो कच्ची बोटी है तो इस 1500 किलो पे हम 18 नहीं 25 रुपए यूज कराएं, क्योंकि 18 रुपए वो मसाले वाले के लिए था, ये तो कच्ची बोटी है। तो फिर अगर इस सवाल में, क्योंकि पिछले सवालों में भी ऐसा हुआ, अगर इस सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता 500 किलो और ये होता 40% कंप्लीट, तो इसमें मसाला लग गया, तो ये भी तो कच्ची बोटी है। फिर ये भी तो कच्ची बोटी है। तो फिर क्या हम स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन बनाते हुए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहां भी फिर हम 25 रुपए इस्तेमाल करें? ये सवाल है। जिनको जरा सी भी परेशानी लग रही है फौरन निकाले दिमाग से, झटक दें, फौरन सर झटकें ताकि तो गिर जाए। ये पूछ रहे हो ना? तो इसका जवाब ये है कि ये जो लॉस है ना, ये तो बस गया दुनिया से, लेकिन ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये अभी कच्ची बोटी है, अगले महीने बन जाएगी ये पक्की बोटी। लॉस तो गया दुनिया से, वो तो कच्चा ही गया, फीकी जिंदगी गुजार के चला गया वो। लेकिन जो अभी फिलहाल क्लोजिंग है, बेशक ये अभी फिलहाल फीकी कच्ची बोटी है, लेकिन अगले महीने ये बन जाएगा ना पूरा, तो अगले महीने ये नमकीन बोटी ही होगी ना। तो इस वजह से हम उस पर वाला रेट इस्तेमाल कर लेंगे। अरे लेकिन अभी भी हम इसी उम्मीद पे इस पे रेट लगा रहे हैं कि कल को इसने पक्की बोटी बन जाना है। और आपने जितने सवाल अब तक किए हैं, ओपनिंग खैर खैरियत से हम आगे गुजार देते हैं। ओपनिंग वाले कभी भी नहीं जाया कराए, हमेशा हर सवाल में ओपनिंग वाले खैर खैरियत से निकलते हैं आगे। तो इसने कल को बन तो जाना ही है, तो फिर कल को कहां बदलेंगे जाके चीजें। इसलिए इस पे हम यही नमकीन बोटी वाला रेट ले लेते हैं। लॉस तो कंफर्म गया ना, उसने तो नमक नहीं लगाना है इसके ऊपर, वो तो वैसे ही चला गया। इसलिए लॉस के लिए ये मामला सेंसिटिव था। लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये मसला नहीं था। अभी बेशक कच्ची बोटी है, लेकिन अगले महीने हो जाएगी ये पक्की बोटी, तो तब ये वाला रेट इस्तेमाल हो जाएगा। ये बाकी आवाम के लिए नहीं था। अच्छा अब मैंने आपको कुछ अंग्रेजी बना के दे रहा हूं, और उस अंग्रेजी से मैं आपको ये 25 रुपए वाली बात और 3 लाख की जगह जो मैंने 262,500 लिखा था वो बात अंग्रेजी में बना के दे रहा हूं। यानी मैं उसका फार्मूला बना के दे रहा हूं आपको। 25 रुपए वाली बात और 262 वाली बात, इसका मैं फार्मूला बना के दे रहा हूं आपको, ताकि आप सवाल में करने के काबिल हो सके। और ये वाला जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया ना, ये काफी गहरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लोगों को आता भी नहीं है, और स्प्रिंग 2022 के तो एग्जामिनर को भी नहीं आता था। तो उसका सोल्यूशन आई क्या गलत था, मैंने उसको चेंज करके बुक में डाला हुआ। अच्छा इस कमेंट के साथ ना
एक सवाल आना चाहिए कि मैं आइंदा भी कहा करूंगा कि आई कैप का फलाना सोल्यूशन गलत है, फलाना गलत है, तो क्या पता मैं ही गलत हूं, हो सकता है ना। और अगर मैं कह रहा हूं कि आई कैप का सोल्यूशन गलत है, तो सवाल ये बनता है कि सर चेक तो उन्होंने ही करना है ना, चेक तो उन्होंने करना है, तो फिर गलत है तो गलत सही है कि नहीं, सवाल नहीं। अच्छा अब ये ना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, शुक्र नहीं लगा रहा, काम की बात है, खासतौर पे जो कैमरे के पार कौन बैठी हुई है, ये फिक्र जेन्युइन है। अभी तो मैंने कह दिया कि आई कैप का सोल्यूशन स्प्रिंग बाइस का गलत है, और भी कुछ सवाल होंगे जिनमें मैंने कहूंगा कि आई कैप का गलत है सोल्यूशन। तो इसमें दो सवाल बनते हैं, एक बात कि आप पे यकीन करें, आई कैप वाली बात पे यकीन करें, क्या पता वो सही हो आप गलत हो, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि चलो मान लिया आई कैप का सोल्यूशन गलत है, लेकिन चेक तो उन्होंने करना है, ठीक है, ये दो सवाल है। पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि मान लिया कि आई कैप का सोल्यूशन गलत है, तो चेक तो उन्होंने करना है। कई टॉपिक्स में सोल्यूशन में कुछ गलतियां हैं आई कैप में, तो मैं आपको ये कैसे बता दूं कि कौन कौन सी जगह पर वो गलतियां करते हैं, ताकि आप वो गलतियां याद कर लें। देखें, आप मुझे कैसे पता कि आई कैप ने इस कॉन्सेप्ट को गलत करना है जब तक उनका सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर स्प्रिंग बाइस का सवाल ना आया होता तो मुझे कैसे पता कि आई कैप ने इसमें से क्या गलती करनी है, तो मैं आपको उनकी गलतियां बताऊं पहले, क्या अंदर क्या क्या गलतियां करेंगे, हैं नहीं। अच्छा, क्या सब लोग हमेशा गलत ही आएंगे, सिर्फ टीचर ही सही होता है? नहीं, टीचर का ये जो कैलकुलेशन डिटेल्स होती है ना, ये टीचर ज्यादा जानते हैं, इस वजह से, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इतने गहरे गहरे सवाल थोड़ी किए होते हैं, टीचर ने किए होते हैं, देखे होते हैं, बनाए होते हैं, तो उसका इन टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशंस का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो जितनी ज्यादा गहरी टेढ़ी मेढ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है ना, इसमें टीचर प्रैक्टिकल वालों से ज्यादा जानते हैं। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीजें होंगी जो मुझे नहीं बताऊंगी, वो प्रैक्टिकल वाले को बताऊंगी। तो आप पेपर प्रैक्टिकल का दे रहे हैं कि किताबी नॉलेज का दे रहे हैं? किताबी नॉलेज का। तो इसलिए इन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स में टीचर का नॉलेज ज्यादा होता है। अब वो जो आई कैप के एग्जामिनर हैं, इंसान है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, हो जाती हैं सवाल बनाते हुए गलतियां, फिर उनका सिस्टम अच्छा है, वो रिव्यू वगैरह भी करवाते हैं, यानी इंप्रूवमेंट्स करते हैं। तो फिर आई कैप की वेबसाइट पे गलत सोल्यूशन क्यों आ जाता है, उसकी मैं आपको पॉसिबल, अपने ख्याल के मुताबिक पॉसिबल रीजंस बता देता हूं। मैंने अगर पेपर बनाया और मैंने उसका सोल्यूशन बनाया, मैंने वो किसी रेलिवेंट बंदे को ईमेल किया, अच्छा उसमें पेपर मार्किंग के दौरान मुझे ही सोल्यूशन में कुछ चेंजेस बेहतर करने के लिए मैंने सोल्यूशन अमेंड कर दिया, मैंने पूरे रेलिवेंट बंदे को ईमेल कर दी, करते करते फाइनल होते होते 2 4 5 तरह की फाइलें हो सकती हैं, जिनमें पहले गलती रह गई थी, दोबारा भेजी, फिर गलती भेजी, दोबारा भेजी। ये सारी फाइलें उस दूसरे बंदे ने जेब में रखी हैं, सिस्टम के अंदर है। अब जब ये सारा पेपर हो गए, सब कुछ सॉल्व हो गया, तो अब कॉन्फिडेंशियलिटी का वो मसला नहीं रहा। जब पहले पेपर बन रहा था, उसका सोल्यूशन बनना था, तो सब बहुत कॉन्फिडेंशियल था। अब जब पेपर भी हो गया और सोल्यूशन वेबसाइट पे अपलोड भी करना है, तो हेड ऑफ एग्जामिनेशन खुद अपलोड करेगा, है टेक्निकल स्टाफ ही करेगा ना। तो ऐसा हो जाता होगा कि कोई गलत फाइल अपलोड हो जाती होगी। और ये बात मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूं कि एक फाइल थी, एक दफा FR2 की बात है, वो गलत अपलोड हुई थी, यानी सोल्यूशन में गलती थी। फिर मैंने वो मतलब जो भी वहां के रेलेवेंट है उनसे बात की, उनको गलती बताई, उन्होंने कहा अच्छा ठहरे, अभी सही वाली अपलोड कराते हैं, वो सही वाली अपलोड करा दी। तो आई कैप की वेबसाइट पर जो सोल्यूशन अपलोड होते हैं ना, वो एक पॉसिबिलिटी ये है कि कोई गलत फाइल अपलोड हो गई, वो फाइल जिसके बाद बहुत सारी रिविजन आई थी, लेकिन पुरानी वाली अपलोड हो गई, हो सकता है, ये मैं गुमान बता रहा हूं अपना। फिर ये भी होता है, ये होता है जो मैं कह रहा हूं, मैंने ये बात मैं वसूख से कह रहा हूं कि कुछ चीजों के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी अब कॉस्ट के अंदर कुछ स्टैंडर्ड थोड़ी है, तो फिर एक ही कॉन्सेप्ट के मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। अब होता क्या है कि जब वो मुख्तलिफ आरा वाले सवाल आते हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस वाले, तो उनको चेक करने वाले वो 2-3 ओपिनियंस सबको ठीक मानते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही वेबसाइट पे अपलोड करेंगे ना, अगर सारी अपलोड करना शुरू कर देंगे तो कंफ्यूजन मच जाएगी। तो इसलिए वो जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनमें से कोई एक उठा के अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए आई कैप के सॉल्यूशंस जो वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, उनमें गलतियां हो सकती हैं, वो गलतियां गलती से भी हो सकती हैं, सवाल बनाने वाले की कॉन्सेप्चुअल गलती भी हो सकती है, इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। पहले सवाल का जवाब कि क्या पता मैं ही गलत हूं, तो ये तो फिर आपको भरोसा करके चलना पड़ेगा, मतलब इतना तो भरोसा करके चलना पड़ेगा। अगर सोचते रहेंगे क्या पता सारी गलत हो, क्या पता एंड पे कह दें कैमरे को देख के हाथ हिला दे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो नासिरबाज ही नहीं हूं, आप में से किसी ने मेरा ID कार्ड देखा है? क्या पता मैं नासिरबाज ही ना हूं तो हो सकता है ना, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जिन सवालों के बारे में कहूंगा कि इसमें आई कैप का सोल्यूशन गलत है, सही ये है, तो फिर मान के चलना पड़ेगा। कल 0.5 लिख दिया था, उस 0.5 में P1 कॉलम में लगा दें काटा, यानी AL AG के यूनिट्स P1 कॉलम में नहीं आने। फिर मैंने हेडिंग दे दी थी गाइडेंस फॉर कॉस्ट पर यूनिट, इसमें मैंने एक पॉइंट लिख दिया था। अब मैं दूसरा पॉइंट लिख के दे रहा हूं जिसमें मैंने आपको 25 रुपए वाली बात, ये वाली,
और 262,500 वाली बात बना के देनी है। तो इसमें कह देते हैं इफ लॉसेस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन देन। अच्छा, ये जो 2,62,500 बनाया था, कौन सा 2,62,500, क्या बात हो रही है? ये जो 300,000 की जगह 262,500 लिखा था, अगर वेटेड एवरेज मेथड हो तो कॉस्ट पर यूनिट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी लाइन आ रही होती है, करंट पीरियड कॉस्ट की भी आ रही होती है। तो ये उनमें से कौन सी वाली फिगर थी? 3, करंट पीरियड कॉस्ट। तो अगर लॉसेस अगर हो रहे हैं बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, देन करंट पीरियड कॉस्ट लाइन इन P1 कॉस्ट कॉलम ऑफ कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा, ये मैंने देख लें एड्रेस सही समझाया 262 का? ठीक है, एड्रेस ये 262,500 तक पहुंच गए। अब ये 262,500 कैसे निकाल रहे हैं, इसका फार्मूला बना के दे रहा हूं। ट्रांसफर इन यूनिट्स माइनस एक्चुअल लॉस के यूनिट्स। एक्चुअल लिखा है, अब नॉर्मल नहीं, एक्चुअल। एक्चुअल लिखा मैंने, होशो-हवास में लिखा है एक्चुअल, इनटू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस 1। अच्छा, ये जो मैंने ये पर यूनिट कॉस्ट लिखा है और यहां मैंने कॉस्ट पर यूनिट लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट एक ही बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क करवाने के लिए ये मैं 18 रुपए को कह रहा हूं और ये मैं 25 रुपए को कह रहा हूं। ये जो 18 रुपए था उसको मैं ये कह रहा हूं और 25 रुपए को मैं ये कह रहा हूं। सिर्फ उसमें फर्क डलवाने के लिए मैंने ये वर्ड आगे पीछे किए, वरना पर यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट एक ही बात है। मैंने सिर्फ ये नाम थोड़े से बदले इसलिए हैं कि ये मैं 18 रुपए का जिक्र कर रहा था, ये मैं 25 रुपए का जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, अब ये 25 रुपए कैसे निकले? ठहरे, 12,000 माइनस 1,500 10,500 इंटू 25 रुपए, ऐसे बना था 262,500। ये मैंने उसका फार्मूला बना के दिया। अच्छा, 25 रुपए कैसे बना था? 3 लाख डिवाइडेड बाय 12,000। इस सवाल में चूंकि नॉर्मल लॉस नहीं था इसलिए ऐसे है। अब मैं आपको ना ये पर यूनिट कॉस्ट का भी एक फार्मूला बना के दे रहा हूं। ये हम इधर मकड़ी से पूछ लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला बना के दे रहा हूं, यानी 25 रुपए का फार्मूला बना के दे रहा हूं। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन यूनिट्स, ये क्या चीज है जी? ये जो 3 लाख सवाल में दिया होता है, माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय ट्रांसफर इन यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अच्छा, ये फार्मूला कैसे इजाद किए, कैसे बनाए, ये मैंने बना दिए उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए जो अभी सारी कहानी समझाई थी उससे ये बनाए हैं। बनाए किस लिए? ताकि आप सवाल कर सकें। अच्छा, ये मैंने आपको 262,500 का एड्रेस समझाया। 262,500 बना कैसे, ये उसका फार्मूला बना के दिया। 25 रुपए कैसे बना, ये उसका फार्मूला बना के दिया। और अब ये बात बताने लगा हूं कि यहां पर 18 रुपए नहीं इस्तेमाल करने, 25 रुपए इस्तेमाल करने। अब इस बात की अंग्रेजी लिख के दे रहा हूं, इसी में चल रहा हूं आगे, यहीं इसी के नीचे लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। मोर ओवर दिस, यही लाल वाली, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन यूनिट्स, यही इन्हीं की बात कर रहा हूं, विल बी यूज्ड for P1 cost component of ALAG in statement of evaluation
ये अंग्रेजी पढ़ के देखें, मैं बात पहुंचा सका। ये मैंने लोकेशन कौन सी बताई है, ये देखें, समझ आ रहा है। मैंने कहा है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में जब ALAG वाला काम आ रहा होगा, उसमें जो P1 कॉस्ट का कंपोनेंट होगा, उसमें इस 25 रुपए को यूज करना है, 18 रुपए को नहीं करना। ये बताया मैंने। अभी कोई खाली जगह बच गई या खत्म हो गई? बस वो अब आपका सारा नेट प्रॉफिट है। मेरी तरफ से ये चीजें पूरी हो गई। आप करें जी, सवाल लिखें, सवाल लिखें। मैं करता हूं बोर्ड पे, सवाल लिखें। है जी? नहीं, सवाल अभी करेंगे। अभी देखें, ऐसे होगा सवाल, ऐसे बस देखते जाए। मैं यहां से शुरू होगा, वहां एंड तक सवाल ऐसे हो जाएगा। नोट करें जो कर रहे हैं, सवाल करते हैं अभी। Noted. Following information relates to process 2. Following information relates to process 2 for the month of जो मर्जी। जी जी, क्या हो गया? समझ नहीं आई? ये लिख रहे हैं अभी? चलें लिख लें फिर। जल्दी जल्दी लिखे यार, फिर बच्चों ने घर भी जाना है, लेट हो रहे हैं। सवाल करेंगे, फिर सोल्यूशन नोट करेंगे, फिर हैं? मैंने वो क्वेश्चन कराना है तो फिर होमवर्क देना है। दोनों सवाल होमवर्क कर लें, ठीक है? चले लिखे लिखे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोसेस टू द मंथ में। जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, और ये हैं 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। कॉस्ट है इनकी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट, P1 कॉस्ट 80,000, 80,000 रुपए, और न्यू मटेरियल कॉस्ट, 65,000, 65,000। अच्छा, प्रोसेस का भी कल परसों नहीं है टेस्ट, ये पहले मैं इसी के 1-2 सवाल होमवर्क करा लूं, फिर करेंगे। कन्वर्जन 50,000, कन्वर्जन 50,000। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का डाटा हो गया। करंट पीरियड डाटा लिखें, करंट पीरियड डाटा। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 480,000, 4,80,000, और ब्रैकेट में लिखें 16,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स। न्यू मटेरियल कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट 450,000, 4.5 लाख, 450,000, 450,000। ये न्यू मटेरियल कॉस्ट बताइए मैंने, 4.5 लाख। और इसके साथ लिखें ब्रैकेट में 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 670,000 यूनिट्स, 6,70,000 यूनिट्स, सॉरी रुपए, 670,000 रुपीज, 6,70,000। रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले बताई है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 480,000, 4,80,000, और इसमें ब्रैकेट में यूनिट्स बताए थे 16,000, 16,000 है जी। ओपनिंग भी सुन लें जी दोबारा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 यूनिट्स थे, 60% कंप्लीट, और उनकी P1 कॉस्ट 80,000 रुपए, 80,000। न्यू मटेरियल कॉस्ट 65,000 रुपीज, कन्वर्जन कॉस्ट 50,000 रुपीज। न्यू मटेरियल कॉस्ट मैंने बताई है 4.5 लाख रुपए, 450,000, और ब्रैकेट में इसके यूनिट्स बताए हैं 18,000, 18,000। कन्वर्जन कॉस्ट बताई है 670,000 रुपीज, 6,70,000, और बस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, और ये हैं 75% कंप्लीट, 75%। और क्या है? इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज 40%, 40%।
डिफेक्टिव यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू, डिफेक्टिव यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू 8 रुपए, ₹8। और नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। अच्छा, ये 5% किस पे लगेगा? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे, ठीक है। और न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। आउटपुट 35,000 यूनिट्स, 35,000 यूनिट्स, 35,000। और क्या रह गया? ठीक है जी, सारा कुछ बता दिया। सेशन फैशन बताइए मैंने 40%। अच्छा, कैसे पता चल रहा है प्रोसेस 2 का सवाल है? पहली लाइन से पता चल रहा है। कैसे पता केस 2 है उसमें से? नए मटेरियल के यूनिट्स हैं। कैसे पता 0.4 है कि 0.5 है? 5 है क्योंकि लॉस नए मटेरियल से पहले है, तो ये वाला है जो पढ़ा है। 5 हो या वेटेड एवरेज, क्या कर लें? चले 5 हो। रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, और आपसे रिक्वायर्ड है कि इसको घर से ट्राई करके आइएगा। जो फार्मूले बताए हैं कोशिश पूरी करके आइएगा, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा बोर्ड पे। है जी, 5 हो, ये करके आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।